तलबा अज़ीज़, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी लोकवाणी का 5वां पाठ लेने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो 5वां सबक है अनोखे राष्ट्रपति। इसके लेखिका मुसन्निफ़ा महादेवी वर्मा हैं। बच्चों, महादेवी जी वर्मा, इनका हल्का सा तारुफ देखेंगे हम। इनका जन्म हुआ 1907 फर्रुखाबाद में और मृत्यु 1987 इलाहाबाद में। महादेवी वर्मा जी एक प्रतिभावान साहित्यकार थी, लेखिका थी। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर महादेवी जी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा गया। इतनी महान, इतनी बहुत ही प्रतिभावान लेखिका महादेवी जी वर्मा हैं। इनके प्रमुख कृतियाँ, रचनाएं हैं निहार, रश्मि, संध्यागीत। संध्यागीत नामक उनका कविताओं का मजमुआ है। संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आदि रेखाचित्र हैं इनके। तो बच्चों, महादेवी जी वर्मा अनोखे राष्ट्रपति, इस पाठ में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, उनकी एक अनोखी शख्सियत के बारे में यहाँ पर कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के अति उच्च पद पर पहुंचकर, जो महामहिम जो पद था, उस पद पर पहुंचकर भी लेश मात्र उनका अहंकार लेश मात्र नहीं था। यानी कि एक सदर जमहूरिया के ओहदे तक पहुंचने के बावजूद भी उनमें थोड़ा भी अहंकार, मैंपना नहीं था। देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बच्चों, आप सब जानते हैं, ये हमारे भारत के, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में पटना में हुई। इनका कार्यकाल, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक, लगभग 13 साल तक इन्होंने सदर जमहूरिया के हैसियत से वहाँ पर काम किया, सेवा की। तो बच्चों, हम देखेंगे महादेवी जी वर्मा क्या कहते हैं। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में देखा था। सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में मैं उन्हें देखा था, जो गद्यात्मक वातावरण जो गतिशील है, ऐसे यानी कि परिवर्तनशील है, ऐसे वातावरण जो गतिमान है, जो तेज रफ्तार वाला वातावरण है, चैतन्यमय वातावरण है, ऐसे वातावरण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मैंने देखा था। परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला है, गुंथी है। देखिए, उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षण, जो जज्बाती क्षण, जो इमोशनल क्षण, ऐसे लम्हे को उन्होंने एक ही माला में पिरोया है, एक ही माला में गुंथा है। जो इमोशनल क्षण है, जो जज्बाती क्षण है, ऐसे क्षणों को, जो प्रभावशाली क्षण है, ऐसे क्षणों को उन्होंने एक ही अटूट माला में, जो न टूटने वाले माला में गूंथे हैं। और उनके बारे में ये बताना कठिन है, कितने प्रॉब्लम्स, कितनी कठिनाइयाँ, कितने मुश्किलात, कितने इमोशनल क्षण, कितने जज्बाती क्षण उनके ज़िंदगी में आए, और वो क्षणों को, वो लम्हों को उन्होंने कितने आसानी के साथ पार किया, कितने आसानी के साथ उस क्षणों का, यानी क्षणों का हल किया। ये बताना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से महादेवी जी वर्मा कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक अति महान व्यक्ति, एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक इम्प्रेसिव व्यक्ति थे, और उन्होंने आए हुए अनेक मुश्किलातों का, अनेक प्रॉब्लमों का, अनेक कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते डट कर किया। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी। देखिएगा, प्रयाग, इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है, आज उसे प्रयागराज भी क्या कहा जाता है। प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयाग इलाहाबाद का दूसरा नाम। मैं बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। शीतावकाश, ठंडी का मौसम, शीतावकाश, ठंडी का मौसम में घर भागलपुर जा रही थी, जो भागलपुर है पटना में है, जो बिहार पटना में है। पटना में भाई के मिलने की बात थी, भाई को मिलने की बात थी। अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। मुझे भाई को मिलने जाना था, और उस समय स्टेशन पर मुझे प्रतीक्षा, गाड़ी की प्रतीक्षा, ट्रेन की प्रतीक्षा में मुझे बैठना था, और मैं इंतज़ार करते हुए, प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करते हुए बैठी थी। स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे एक सज्जन जो विराजमान थे। देखिए, महादेवी जी वर्मा अपने भाई को मिलने जाना था, और उन्हें पटना के स्टेशन पर गाड़ी के इंतज़ार में बैठे हैं।
उस समय स्टेशन के स्टेशन के एक बाजू में 3 पैरों वाली बेंच पर एक देहातियों के वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे एक सज्जन विराजमान थे। सज्जन एक भला इंसान, एक अच्छा इंसान एक बेंच पर बैठे हुए हैं, जो बाकड़ा रहता है बैठने का स्टेशन पर, उस बाकड़े पर बाक पर बैठे हुए हैं। और उस सज्जन के इर्द गिर्द अतराफ आजू बाजू में कई लोग उन्हें घिरे हुए हैं, और बीचों बीच में वो सज्जन भला इंसान, भला मानुस बैठे हुए हैं। विराजमान बैठना, उनकी ओर मेरी विहंगमय दृष्टि जाकर लौटी, और उसी समय मेरी दृष्टि घूमते घूमते उनके पर विहंगमय घूमते घूमते उनके पर जाकर लौट गई, जाकर गिरी। वास्तव में भाई से ये जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। देखिए, वास्तव में हकीकत में भाई से ये जानने के उपरांत, भाई से मुझे मालूम हुआ, जानने के उपरांत, जानने के बाद, उक्त सज्जन, वो जो सज्जन थे वो कोई दूसरे न थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू हैं। मुझे अभिवादन का ध्यान आया, मुझे उन्हें अभिवादन करने का, प्रणाम करने का, सलाम करने का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई। देखिए, पहली दृष्टि में, पहली ही नज़र में उनकी आकृति, उनकी छवि मेरे दिमाग में बैठ गई। याददाश्त, यहाँ लिखा हूँ बच्चों, याददाश्त पहले ही मेरे याददाश्त में बैठ गई, और उनकी छवि, स्मृति अंकित हो गई। अंकित होना यानी कि बैठ जाना, मेरे दिमाग में, मेरी याद में बैठ गई। पहले दृष्टि में, पहली ही नज़र में, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जुड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। देखो बच्चों, कितने सालों के बाद, कितने वर्षों के बाद राजेंद्र बाबू को महादेवी जी देखते हैं। देखने के बाद पहली ही नज़र में उनकी आकृति, उनकी छवि उनके दिमाग में, उनकी याद में बैठ जाती है, और वह कहती है महादेवी जी वर्मा, कितने वर्ष बीत गए, बीतने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले थे वैसे ही हैं, जो पहले जैसे थे आज भी वैसे हैं। ना उनके लिबास में परिवर्तन आया है, ना उनके रहन सहन में परिवर्तन आया है। जो पहले देखी थी आज भी वही है, और ना उनमें नया रंग भरा है, ना उनमें ना नया लिबास, नया दूसरा कोई परिवर्तन है। पहले जैसे थे वैसे आज भी थे। सत्य में से जैसे कुछ घटना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं होता। देखिए बच्चों, महादेवी जी यहाँ कहते हैं, सत्य हमेशा सत्य ही होता है, सत्य हमेशा हावी होता है, और सत्य को कोई तोड़ा नहीं जाता, कोई मरोड़ा नहीं जाता, हमेशा सत्य सत्य ही होता है। उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तित्व था
जो सत्य कभी मिटता नहीं, सत्य कभी तोड़ा नहीं जाता, सत्य कभी मोड़ा नहीं जाता, सत्य कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह राजेंद्र प्रसाद जी का एक व्यक्तित्व था, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो शख्सियत थी, जो सत्य के मानिंद थी, और उसमें ना जोड़ना है ना घटाना संभव नहीं है। जैसे कि सत्य ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, उसी तरह राजेंद्र बाबू को ना जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ऐसी शख्सियत आज भी है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, देखिएगा राजेंद्र बाबू जी के बारे में महादेवी जी क्या कहते हैं। उनके घने काले घने बाल हैं, छोटे छोटे बाल हैं, चौड़ा मुख है, जो चेहरा चौड़ा है, तबक जैसा मुख है, चौड़ा माथा, जो उनकी पेशानी चौड़ी है, घनी भ्रुकुटियाँ भव्य, उनकी चौड़ी चौड़ी जो भव्य है, जो उसे भ्रुकुटियाँ कहा जाता है। भ्रुकुटियों भव्य, और भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, इस भव्य के नीचे बड़ी बड़ी आंखें हैं। मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, देखो मुख के अनुपात में, मुख चेहरे के अनुपात में, चेहरे को सुटेबल, चेहरे को शोभने वाला, सुशोभित करने वाला, चेहरे के अनुरूप उनकी नाक भी थी, और भारी नाक भी थी। कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी थी, और उनकी ठुड्डी गोल ठुड्डी थी। कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, थोड़े मोटे, और सुडौल का मतलब खूबसूरत, डौलदार ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, और उनका श्यामल का मतलब है जो कृष्ण का रंग है, वो गेहूं सा रंग, काला सावला रंग, और वो रंग बहुत ही सुशोभित देता है, खूबसूरत लगता है, ऐसा उनका रंग था, कलर था गेहूं वर्ण का। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें, बड़ी बड़ी मोटे मोटे देहाती इंसान देखो, उनकी मूछ वगैरह कैसी मोटी मोटी होती है, उसी तरह के उनके मूछ थे। और मूछें जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठ पर भी रोमील आवरण डाले हुए थे। देखिएगा उनके जो ओठ थे, उनके जो मूछे थे मोटे मोटे, उनके मोटे मोटे मूछ सिर्फ ऊपर के ओठ को ही छूते नहीं थे, बल्कि नीचे के ओठों को तक रोमील ढकते थे। रोमील यानी कि नीचे के ओठों तक आते थे। हाँ, रोएदार, रोमील का मतलब रोएदार, रोएदार उनके मूछ थे, जो ऊपर के ओठ को ही छूते नहीं थे, बल्कि नीचे के ओठों तक उनके मूछ आते थे। ऐसे बड़ी बड़ी मूछ थे उन्हें। हाथ पैर शरीर सबसे लंबाई की विशेषता थी, और शरीर उनका लंबा, कद लंबा था, जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेता था। देखो उनके हाथ, उनके पैर, उनका शरीर, यानी कि दृष्टि को अनायास आकर्षित कर, अचानक इत्तेफाक से, यानी कि अनायास इसका मतलब इत्तेफाक, उत्स्फूर्तपने, यानी कि आकर्षित कर लेता था उनका शरीर, उनका जिस्म। देखने के बाद सामने वाले को आकर्षित कर लेने वाला उनका जिस्म था, जो उनके हाथ, उनके पैर, उनके ओठ, उनके मूछे, उनकी नाक, उनका माथा, उनकी आंखें, ये सब जो है अनायास
आकर्षित करने वाले उनका शरीर था। इस तरह से महादेवी जी वर्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यानी कि यहाँ पर कहते हैं। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। देखिए उनकी वेशभूषा, उनका लिबास, पहनावा, उनका ग्रामीणता, जो देहातीपना था, जो गांव का बिल्कुल गांव में जो जिस तरह से किसान रहता है, किसान का लिबास जैसा रहता है, पोशाक जैसा रहता है, उसी तरह का उनका ग्रामीण जीवन, जो ग्रामीण जिंदगी और ग्रामीण रहन सहन लोगों को और लोगों के दृष्टि को और भी उलझा लेती थी। हाँ, खादी की मोटी धोती, देखो उनकी पहनते थे वो पोशाक लिबास, खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी। उनकी फेटा देकर बांधना, कमर को कसकर बांधना, फेटा देकर बांधना उनकी धोती, जो कमर को कसकर उन्होंने बांधते थे। एक और दाहिने पैर पर घुटना छू देती थी। देखिएगा उनकी धोती, एक और दाहिने पैर, दाहिना पैर सीधा पैर, सीधा पैर के घुटने को छूती थी, घुटने तक ही, घुटने पिंडली तक, नीचे के एड़ी तक नहीं है, बल्कि कहां तक, घुटने तक उनकी धोती रहती थी, सीधे पैर के तक, सीधे पैर पर। और दूसरी ओर बाएं पैर के पिंडली तक देखो उनकी धोती, कमर को इस तरह से, कमर को इस तरह से कसकर बांधते थे। और उनके दाहिने पाय घुटने तक, एक तरफ दाहिने घुटने तक धोती छू लेती थी, और जो दूसरी ओर यानी कि बाईं तरफ पिंडली तक उनकी धोती छू लेती थी। इसी तरह से वो धोती पहनते थे। हाँ, मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग देखिएगा, मोटा खद्दर खादी का कोट, बंद गले का, बंद गला बांधने वाला, बांधा जाता था पहले, ध्यान देखिएगा। हाँ, बांधने वाला कोट, ऊपर से भाग, बटन टूट जाने के कारण खुला था। देखिए ऊपर का भाग बटन टूट जाने के वजह से खुला था, और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था, और ऊपर का देखिएगा, ऊपर के कोट के बटन टूटे हुए हैं, खुला है, और नीचे जो है कोट जो है, नीचे का हिस्सा जो है बटनों से ढका हुआ है, यानी कि बटन बटाए हुए हैं। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते थे, सर्दी के दिन थे, जाड़ों के दिन थे, और उनके पैरों में मोजे थे, जूते थे। परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। देखिए बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी धोती पहने हैं, और ऊपर धोती कैसे किस तरह पहने ये आपको बताऊं। ऊपर कोट है, बंद गले का कोट, कोट के ऊपर की गुंडियां जो बटन है टूटे हुए हैं, और नीचे का जो हिस्सा है कोट का वो बटन लगे हुए हैं, पैर में मोजे हैं, जूते हैं। ऐसे देखो यहां स्वच्छंदतावाद कहा गया। राजेंद्र जी प्रसाद जी, ऊपर कोट है, बटन टूटे हुए हैं, नीचे के बटन लगे हुए हैं, धोती पहने, फिर भी मोजे और जूते हैं। ये कैसा हमें जो है एक विचित्र सा लगता है, एक अलग सा लगता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए स्वच्छंदतावाद, लोग क्या कहते हैं इसे कुछ लेना देना नहीं। लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे, लोग मुझे हंसेंगे क्या, लोगों को ये अच्छा लगेगा क्या, वगैरह वगैरह, ये कभी भी न सोचते हुए उन्हें जो अच्छा लगता था वो करते थे। इसको कहते स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंद, बिल्कुल। हाँ, हम देखिएगा, हम जब कितना सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, क्लास में दूसरे बच्चे क्या कहेंगे,
अगर मेरा यानी कि जूता फटा हुआ है तो बच्चे देखे तो क्या कहेंगे, मेरे बटन टूटा हुआ है तो देखने के बाद बच्चे हंसेंगे, मगर हम कितना सोचते हैं ना क्या। मगर राजेंद्र बाबूजी इसके बारे में हमेशा स्वच्छंद रहे, अपने को जो अच्छा लगा, अपने मन को जो अच्छा लगा वो हमेशा करते रहे। ध्यान में रखिएगा, अपनी ओर कभी भी उन्होंने नहीं देखा। एक देहाती, बिल्कुल एक किसान के मानिंद उन्होंने जिंदगी गुजारा। हाँ, मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था। देखिए उस जूते पर मिट्टी बैठी थी, मिट्टी, उस मिट्टी बैठने के वजह से जूते कौन से कलर के ये भी मालूम नहीं होता था, ये भी मालूम नहीं होता था। ना वो जूतों का रूप समझता था, ना रंग ना रूप समझता था। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी, उनके सर पर जो गांधी टोपी थी और भी विचित्र थी। विचित्र यानी कि बिल्कुल अजीब सा, अलग, बिल्कुल अलग थलग, अजीब सी लगती थी। उसकी आगे की नोक बाईं भंवे के ओर खिसक आई थी। देखो जो टोपी की नोक थी, नोक, छोर, जो उनका टोपी का छोर जो था बाईं भंवे की तरफ, बाईं भया जो बाईं भवा जो हम जिसको दाईं आंख कहते हैं, उसका आंख के ओर यानी कि खिसक आई थी, नीचे आई थी टोपी का छोर, दाईं बाईं आंख के ओर। हाँ, विचित्र थी उसकी आगे की नोक, टोपी के आगे की नोक बाईं भवे पर खिसक आई थी। खिसक आना, नीचे आना। टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। जो टोपी का कोर, जो निचला हिस्सा देखिएगा, मैंने जो टोपी का पहना हूं, ये टोपी का जो निचला हिस्सा जो कोर है, ये माथे पर पट्टी की तरह यानी कि लिपटी हुई थी। उन्हें देखकर लगता था मानो वह किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं। उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता था बहुत ही जल्दी में, बहुत ही गड़बड़ में यानी कि बाबूजी आए हैं। ऐसा लगता था जैसे कि देखिएगा, अचानक हम जो कपड़े पहन रहे हैं, कपड़ा अचानक कोई आता है, आवाज़ देता है, तो गड़बड़ में हम थोड़ा बहुत यानी कि बटन हमारा नीचे ऊपर होता है, उससे और गड़बड़ में है, ये हड़बड़ी में है। तो उसी तरह राजेंद्र बाबू को देखने के बाद ऐसा लगता था कि ये बहुत ही जल्दी में आए हुए हैं। उन्हें चलते चलते कपड़े पहनते आए। अतः जो जहां जिस स्थिति में अटक गया वह वही स्थिति में लटका रह गया। देखिएगा, दोनों देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी में वो आए हैं, चलते चलते आए हैं, बहुत ही जल्दी में है। तो जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में लटका हुआ रहता था। जैसे कि टोपी का छोर देखिए, उन्हें सीधा करने को भी यानी कि उनके पास वक्त नहीं था, या वक्त था तो भी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी में वो आए हुए हैं, और जिस स्थिति में उनका टोपी थी उसी स्थिति में है, जिस स्थिति में उनके बटन टूटे हुए हैं उसी स्थिति में है। हो सकता था वो आराम से बटन लगा सकते थे, आराम से टोपी पहन सकते थे, आराम से यानी कि जूते को पोंछ सकते थे, आसानी के साथ कर सकते थे, लेकिन बच्चों उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जिस स्थिति में वो है उसी स्थिति में उनके जो कपड़े, उनके जो टोपी, उनके जो माथे पर की टोपी, ये सब जो है जैसे हालात, जिस हालात में है उसी हालात में थी, लटकी हुई थी। तो बच्चों आज का ये हिंदी लोकवाणी का 5वां सबक, अनोखे राष्ट्रपति का पहला भाग यहाँ पर ख़त्म होता है, और बहुत ही जल्द हम दूसरा भाग लेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भाग, अनोखे राष्ट्रपति का पहला भाग सब बच्चों को समझेंगा, सब बच्चे पढ़ेंगे, सब बच्चे इसके सवाल जवाब भी ढूंढकर लिखेंगे। अगर नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हैं
तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे तवज्जो देंगे। धन्यवाद।